वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस गंगा पर। दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में जानेंगे, यानी कि ऊतक विज्ञान के बारे में, जो कि आपका बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, उसे ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हाँ, इसे ऊतक कहते हैं। ये आपका 1 नंबर आंसर सही है। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता नहीं, ये आपका आंसर गलत है। पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। हाँ, यस, ये आपका सही है। तो ये 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करती है। अगला, पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधे में अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ये तो आपका उपयुक्त में सभी ये चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेयर। हिस्टोलॉजी की सर्वप्रथम खोज मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा ऊतक। विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाएं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताएं की कोशिका पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, पाए जाते हैं। एक ऊतक में एक ही आकार की विशेषता की कोशिका पाई जाती है। और अगला, कुछ ऊतक में भिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका पाई जाती है। यस, ये दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। ये तो आपका ए और बी दोनों आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप में विभाज्योत्की ऊतक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये मृत ऊतक और काष्ठ में परिवर्तित होती है, नहीं, ये आपका गलत है। अपने मोटी कोशिकीय भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यात लचीलापन प्रदान करता है, नहीं, ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में पाया जाता है, नहीं। इन ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। यस, आपका ये 7 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे में विभाजित की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? क्या बोला इसमें? सही नहीं है। तो ये देखिए, यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है, यस, जिसमें विभाजन की क्षमता भी होती है। अगला देखते हैं, ये इस ऊतक में कोशिकाएं की रसधमनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, नहीं, ये आपका आंसर गलत है। अगला, इस कोशिका का केंद्र बड़े बड़े होते हैं, यस, इस कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यस। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों आंसर सही है, लेकिन
ये गलत है। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संदर्भ विभोज्योत की उत्तक में संदर्भ सही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिरस्त विभाज्योत की उत्तरदायी होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ये आपका आंसर हो जाएगा सिरस्त विभोजित की उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संवहन उत्तक में अवस्थित कैबियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैबियम उदाहरण है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पार्श्व विभोजित की उत्तक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि में के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैम्बियम। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पार्श्व विभोज्योत की उत्तक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये एकदम राइट आंसर है। अगला, विभोजित की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे की अस्थायी उत्तक बनी होती है। यस, ये ए और बी दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैम्बियम। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्राथमिक विभोजित की उत्तक कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, दोनों आंसर सही होगा आपका। सिरस्त विभोजित की उत्तक और अंतर्वर्षी विभोजित की उत्तक, दोनों आंसर सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभोजित की उत्तक द्वारा होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्श्व। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है। ये सरल उत्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, मृदु उत्तक में और स्थूलकोण उत्तक दोनों में जीवित कोशिका पाई जाता है। ये आपका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य होता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य होता है कि भोजन पदार्थ का संग्रह करना। अगला क्वेश्चन, वायुत्तक किन पौधे में पाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वायुत्तक के कारण। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा उत्तक जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है भित्ति सेल्यूलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है और कोनों पर अलिगिनी स्थूलन मिलती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केलोन काइमा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं। तरुल मतलब छोटे पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े पौधे में नहीं पाया जाता है। ये तो आपका हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक जो होते हैं ना, बड़े बड़े पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ये तरुल पौधे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शाक्य द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाली उत्तक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में अनुपस्थित नहीं रहता है? जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। तो ये आपका हो जाएगा स्थूल कौन उत्तक, ये जो होते हैं ना जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिगिन के कारण मोटी होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिडीर उत्तक। डिडीर उत्तक के कारण कोशिकाओं भित्ति लिगिन के कारण मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने इस नम्यता के कारण किसी बहुतायत को माना जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ड्रोढ़तक। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिडीर उत्तक की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक द्वारा तैयार होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिडीर उत्तक के द्वारा तैयार होता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉर्क कोशिकाओं में। सुबेरिन नामक पदार्थ कॉर्क कोशिका में जमा होता है। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मृदुतक की कोशिकाएं होती है। मृदुतक की कोशिकाएं होती है। मृदुतक की कोशिकाएं गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिडीर कोशिकाओं में कौन सा अणु नहीं पाया जाता है? डिडीर कोशिकाओं में कौन सा अणु नहीं पाया जाता? ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। यस, ये आपका आंसर सही होगा। ये डिडीर कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं के में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, विभेदित की उत्तक और ये मृदुतक उत्तक, दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे से प्राप्त होने वाली कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसमें कोशिकाओं के पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव पाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विलामेन की आवश्यकता होती है। तो नमी के अवशोषण के कारण विलामेन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही संपंजी उत्तक पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अधिपादक मूल। ऑर्किड में विलोमन उत्तक पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका क्यों कहा जाता है? तो ये आपका आंसर है अधिचर्म को। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहा जाता है? अधिचर्म उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सा परत होती है जो पदार्थ में जल हानि को रोकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्यूटिकल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्वचा जन उत्तक शीर्ष स्थल विभेदित किससे बनता है या निम्नलिखित में किसमें विकसित होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, बाय त्वचा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक पौधे के संपूर्ण मध्य भाग को निमग्न करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, तो ये बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर हमको ये नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। इसे हम कॉर्टिकस कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे के अंत त्वचा के और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पारिरंभ। इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? क्या बोला इसमें? सही नहीं है। तो चलिए, यह जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक फ्लोएम के बीच रहता है। यस, यह एक बीजीय पत्र तथा द्विबीजीय पत्र दोनों में पाए जाते हैं। नहीं, यह आपका गलत है। यह कई परतों का बना होता है। यस, इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। यस, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्ग्रस्त शामिल है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोष्टिकल, प्रारंभिक मज्जा तथा पिद को किरणें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भोज्य पदार्थ के निर्माण, भोज्य पदार्थ के निर्माण तथा उसका संग्रह करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंडियोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरिया संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? अरिया संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ये एक जीविया पत्री पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे की क्रिस्टलीय परत में शामिल होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, आंसर सही। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वलय की गिनती के कारण। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंतरंभीय एधा के कारण। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रास्थ काट में 50 वर्षीय वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होती है, क्योंकि इसमें बोला है वलय, वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि, तो ये जलवायु विभिन्नता होती है। यस, ये आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हृदय काष्ठ भी कहा जाता है, ड्यूराइमैन भी कहा जाता है, सारिल भी कहा जाता है। इनमें से सभी आपका ये आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। यस, रस काष्ठ के
रस काष्ठ के कुछ कोशिका जीवित तथा मृत होती है। यस, आपका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची पर होगी यदि वृक्ष 5 वर्ष इंच लंबाई में बढ़ता हो? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 7 फीट ही रहेगी। वो कील वहीं का वहीं रह जाएगी, वो वृक्ष बढ़ेगी बट वो कील नहीं बढ़ सकती है। जटिल ऊतक बना होता है, ये भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार कोशिकाओं के बनी होती है। जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के भिन्न भिन्न कोशिका से बनी होती है। अगला क्वेश्चन। चालनी नलिका तथा सकोशिका पाई जाती है, तो इस फ्लोएम में चालनी तथा सकोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। अगला क्वेश्चन। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभेदित की ऊतक से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित इनमें कौन जाइलम ऊतक नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेप ट्यूब, ये जाइलम ऊतक नहीं है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिनी से विभिन्न होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो देखिए वहीनिकाय भी करती है और वाहिकाय भी करती है, तो ये आपका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाइलम मृदुतक। अगला क्वेश्चन। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो ये आपका आंसर यहाँ है, देखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा वाष्प तंतु। अगला क्वेश्चन। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोजन प्राप्त संवहन में भाग लेता है? तो ये आपका हो जाएगा चालनी नलिका, ये भोज्य पदार्थ में संवहन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सकोशिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोनों चालनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती है। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टियां दोनों चालनी नलिकाएं के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, ये पौधे में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जल वहन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। शाखाओं से पत्तियां किन कारण से झड़ जाती है? तो शाखाओं से पत्तियां कर्क के बाहर विगन परत के कारण झड़ जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा जेसी बॉस ने। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो ये आपका हो जाएगा उपकल ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता करता है? तो ये आपका हो जाएगा उपकला ऊतक, ये घाव भरने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्यूबाइडल एपिथीलियम। अगला क्वेश्चन, अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर सही, एपिथीलियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्वचा की बाहरी सतह निर्भर होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्तरित सल्की एपिथीलियम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एपिथीलियम ऊतक कोशिकाओं में रसाकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्तंभाकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरा कोशिकीय पदार्थ होती है? नहीं, ये आपका गलत होगा। संयोजी ऊतक में अंतरा कोशिकाओं पदार्थ नहीं पाए जाते हैं क्योंकि कोशिका एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है? नहीं, ये दोनों आंसर आपका गलत होगा, इसलिए आपका डी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिल्की एपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुरक्षा करना। पक्षा भी एपिथीलियम ऊतक पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जड़ों जोड़ने का कार्य करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एरीलोयर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोटापा निम्नलिखित में किनकी अधिकता के कारण बढ़ता है? तो ये आपका हो जाएगा वसा के कारण। वसा के कारण ही आदमी का मोटापा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर सही, वसामय ऊतक। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वसायम ऊतक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी रहती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वसा संयोजिक ऊतक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में ऊतक कौन है? निम्नलिखित में ऊतक कौन है? ये तो सब कोई जानते हैं कि रुधिर एक ऊतक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर लासिका, ये ऊतक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सही सभी। अस्थियां भी संयोजी ऊतक है, उपास्थियां भी संयोजी ऊतक है, लिगामेंट भी संयोजी ऊतक है। तो ये आपका चारों आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर सही, वसामय ऊतक, ये शरीर को गर्म करने में उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत तथा पीली तंतु पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही, एरियोलर ऊतक में। अगला क्वेश्चन, कैंड्रोलियम नामक पदार्थ प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपास्थियों में। चलिए अगला क्वेश्चन को
हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।